गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज 11th क्लास के टॉपिक जो हमने लास्ट में छोड़ा था अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स एंड कन्वेंशंस, उसको आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे, उसको आगे हम स्टडी करेंगे। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो हैं, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स जो हैं, दो पार्ट्स में हमने डिवाइड कर रखे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स और सेकंड वन क्या था, अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को हमने क्या किया, आगे कुछ टाइप्स में बांट लिया था। लास्ट लेक्चर में हमने 5 कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट 5 स्टडी कर लिए थे और 6, 7, 8 हम आज स्टडी करेंगे। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है लास्ट वाला, तो वो पहले वाले आप लास्ट लेक्चर देख लेंगे, जिसके अंदर 5 कॉन्सेप्ट स्टडी करवाए गए हैं, आपको बताए गए हैं, उनके बारे में ब्रीफ डिस्क्रिप्शन दिया गया है। और उसके बाद फिर आपकी कंसेप्ट देखेंगे और उसके बाद हम स्टडी करेंगे अकाउंटिंग कन्वेंशंस। कन्वेंशंस यानी मान्यताएं, जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम किन किन बातों को मानकर चलते हैं। तो सबसे पहले अकाउंटिंग कंसेप्ट के अंदर हमारा आता है 6th कंसेप्ट जो है, 5th कर लेने के बाद 6th, ये है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। क्या होता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट? अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट आपको यह कहता है सबसे पहली बात कि जो भी आपके अकाउंट्स बनेंगे वो बनेंगे एक पीरियड ऑफ 12 मंथ्स, 12 महीने के पीरियड्स के लिए। ठीक है, जब भी हम अकाउंट्स बनाए तो वो कितने मंथ्स के लिए बने, 12 मंथ्स के लिए। पहली बात 12 मंथ्स, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। और वो पीरियड शुरू कब होगा? अकॉर्डिंग टू इनकम टैक्स एक्ट 1961 वो पीरियड शुरू होना चाहिए 1 अप्रैल से 31 मार्च ऑफ नेक्स्ट ईयर। यानी 1 अप्रैल से शुरू होगा और कब तक जाएगा, 31 मार्च तक। नॉर्मल बिजनेस का अकाउंटिंग पीरियड जो बनेगा वो 12 मंथ्स का होगा, ध्यान में रखनी है। और वो 12 महीने कब होने चाहिए, 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। जब भी अकाउंट्स बनाएंगे आपने ध्यान रखने का। लेकिन कुछ कंपनीज हैं जो जिनके शेयर स्टॉक मार्केट पर रजिस्टर्ड हैं, वो अपने अकाउंट्स क्वार्टरली बेस पर भी बना सकती हैं। क्वार्टरली बेस पर बनाने के लिए उनको 3 महीने के अंदर अपना अकाउंट बनाना पड़ेगा। जैसे अप्रैल में शुरू किया तो अप्रैल, मई, जून, 30 जून को पहली रिपोर्ट सबमिट होगी उनकी, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर में होगी 30 सितंबर को, फिर अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3-3 महीने की पीरियड बना सकते हैं। तो ये था आपका कौन सा कंसेप्ट बना, अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। ये बिल्कुल सिंपल है। और जो भी अकाउंट्स के अंदर हम इनकम्स या एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करेंगे उनको आपने अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट के हिसाब से ही रिपोर्ट करना है। जैसे मान लो क्वेश्चन के अंदर आपको ये बोल देता है कि रेंट इज पेबल एट द रेट ऑफ 2000 पर मंथ, तो आपने अकाउंट्स में 2000 नहीं लगाना है, आपने अकाउंट्स में 2000 पर मंथ है ना, उसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें। पहले आप 2000 गुना 12, 24,000 लगाएं। ठीक है, इसी प्रकार इनकम से रिलेटेड है। अगर आपको कहता है कि कमीशन इज रिसीवेबल एट द रेट 5000 पर मंथ, कि आपको कमीशन जो मिलता है वो कब मिलता है, 5000 रुपए महीने का मिलता है आपको। तो महीने के हिसाब से नहीं लगाना है, वो 12 महीने के हिसाब से लगाना है। इंटू क्या कर देंगे हम, 12। अगर आप पूरे 12 महीने के हिसाब से लगाओगे तो आपका सम क्या होगा, बिल्कुल परफेक्ट होगा, बिल्कुल ठीक होगा। ये आपका कंसेप्ट कहता है अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। नेक्स्ट कंसेप्ट हमारे पास 7th, ड्यूअल एस्पेक्ट। ड्यूअल का मतलब होता है द्विपक्षीय, यानी 2 साइडेड, बाइलेटरल। एक तो होता है यूनिलेटरल। यूनिलेटरल का मतलब होता है 1 साइडेड, जिसकी सिर्फ एक साइड से हो। और डुअल एस्पेक्ट का मतलब क्या होता है, 2 साइडेड। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब डेबिट एंड क्रेडिट। ड्यूअल एस्पेक्ट का मतलब every aspect in accounting is affect at least 2 accounts। अकाउंट के अंदर जितने भी कंसेप्ट होंगे कम से कम वो 2 खाता को क्या करेंगे, भला प्रभावित करेंगे। One of them is debit and another is credit। उनमें से एक क्या होगा, डेबिट होगा, और दूसरा क्या होगा, भला क्रेडिट होगा।
अब इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी खाता आप क्या कर दो, डेबिट कर दो, और कोई भी खाता आप क्या कर दो, क्रेडिट कर दो। उसके कुछ नियम हैं जो मैंने आपको बताया हुआ टाइप्स ऑफ अकाउंट्स वाले लेक्चर के अंदर, जिसके अंदर रियल अकाउंट था, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। उस लेक्चर को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सी आइटम डेबिट में आएगी और कौन सी आइटम क्रेडिट में आएगी। तो इस ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट आपको ये कहता है कि एवरी डेबिट हैज ए क्रेडिट एंड एवरी क्रेडिट हैज ए डेबिट। हर डेबिट का क्या होगा, एक क्रेडिट होगा, और हर क्रेडिट का क्या होगा, एक डेबिट जरूर होगा। और जो भी अकाउंट्स के अंदर बातें हम रिकॉर्ड करेंगे, अकाउंटिंग इक्वेशंस हम बनाएंगे, वो इस इक्वेशन को हर टाइम पे क्या करेगी, पूरा करेगी। कौन सी इक्वेशन है वो, असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। ये किसी भी टाइम पर क्या होनी चाहिए, आपकी जो इक्वेशन है तो पूरी होनी चाहिए। असेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज, ये ड्यूअल एस्पेक्ट कांसेप्ट कहता है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कांसेप्ट है अक्रूवल कांसेप्ट। अक्रूवल कांसेप्ट का मतलब क्या होता है, हिंदी में बोलते हैं उसको हम उपार्जन आधार। उपार्जन आधार यानी अक्रूवल कांसेप्ट आपको ये कहता है कि जो एक्सपेंसेस हैं, रिकॉर्ड होंगे तब when they are incurred, incurred का मतलब होता है जब वो हो चुके हैं, जब वो घटित हो चुके हैं। It doesn't matter whether the cash is paid or not, ये मैटर नहीं करता कि कैश आपने उसके लिए पे किया है या नहीं किया। आपने किसी की बिल्डिंग किराए पर ले रखी है, उस बिल्डिंग का किराया है 10,000 रुपए महीना। हालांकि आपने उसको 6 महीने का किराया दिया और 6 महीने का नहीं दिया, तो आप अकाउंट्स में कितने पैसे लिखोगे, कितने पैसे का रिकॉर्ड करना चाहिए। आप कहोगे कि सर हमने 6 महीने का दिया है तो 10,000 महीना 60,000 रुपए देंगे, लेकिन अक्रूवल कांसेप्ट कहता नहीं। अक्रूवल कांसेप्ट कहता है कि आप उस बिल्डिंग के अंदर 12 महीने रहे, क्योंकि और आपका अकाउंट जो बनता है वो भी 12 मंथ्स का बनता है, अकाउंट अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग पीरियड कांसेप्ट। तो आप 10,000 को क्या करोगे, 12 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो कितना बन गया यहाँ पर 1,20,000। आप अपने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर जो भी आप अकाउंट बनाओगे उसके अंदर आपने खर्चा रेंट से रिलेटेड कितना लिखना है, 1,20,000, रह गई 60,000। अब वो अलग बात है कि हमने 60 पे कर दिए और रह गए कितने, 60। तो जो 60,000 है वो क्या बन जाएंगे हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस कह लो या आउटस्टैंडिंग रेंट कह लो। आउटस्टैंडिंग का मतलब क्या होता है, बकाया, यानी हमने इसमें से 60,000 दे दिए, 60,000 रह गया, वो अलग बात है। और अक्रूवल कांसेप्ट जैसे ही एक्सपेंसेस पर अप्लाई होता है वैसे ही सेम किस पर अप्लाई होता है, इनकम्स पर। इनकम्स भी कब रिकॉर्ड होंगी, जब वे इनकम हो गई है। इसका एग्जांपल क्या है, सेल, आपने सेल्स कर दी 4 लाख की, मान लो आपने सेल्स करी है ड्यूरिंग द पीरियड कितने की, 4 लाख की। इसमें से आपको मिले हैं 2 लाख कैश रिसीव है ये, तो आप कैश अकाउंट में कितने लिखोगे, 4 लाख लिखोगे या 2 लाख लिखोगे। आप अकाउंटिंग के अंदर लिखोगे 4 लाख। ये अलग बात है 2 लाख मिले, 2 लाख बाद में मिलेंगे, और जो 2 लाख बाद में मिलेंगे उसको हम क्या बोलते हैं, एक्रूवर्ड इनकम। एक्रूवर्ड, ACCRUED, एक्रूवर्ड का मतलब क्या होता है, विच इज अर्न बट नॉट रिसीव्ड, जो कमा तो लिए लेकिन प्राप्त नहीं हुए, दैट इज एक्रूवर्ड इनकम। तो एक्रूवल कांसेप्ट आपको कहता है कि आपने जो अकाउंट्स के अंदर एक्सपेंसेस एंड इनकम्स लिखने हैं वो पूरे 12 मंथ्स के लिखनी है। इट डजंट मैटर वेदर दे पेड और नॉट एंड इट डजंट मैटर वेदर दे रिसीव्ड और नॉट। तो ये 3 बातें अकाउंटिंग कांसेप्ट के अंदर ही आती हैं। ये मेन जो मैंने आपको कांसेप्ट बताए हैं, 5 कल बताए थे और 3 ये हो गए, 8 हो गए। इसके बाद था हमारे पास अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अकाउंटिंग कन्वेंशंस के अंदर पहला कौन सा हमारे पास, फुल डिस्क्लोजर। अब हम इसको स्टडी करेंगे 3, फुल डिस्क्लोजर,
मटेरियलिटी और कंजर्वेटिज्म। फुल डिस्क्लोजर का मतलब क्या होता है? फुल मतलब पूर्ण, डिस्क्लोजर मतलब प्रकटीकरण। यानी अकाउंटिंग के अंदर जो भी आपने बातें लिखनी है वो पूरी एक्सप्लेन करके ढंग से लिखनी है, कुछ भी बात छिपानी नहीं है। फुल डिस्क्लोजर जब भी हम कॉन्सेप्ट बताते हैं हम कहते हैं नथिंग टू बी हिडन, नथिंग टू बी हिडन मतलब कि कुछ भी छिपाना नहीं है। जो भी आइटम्स आप अकाउंट्स के अंदर लिखोगे उसको आपने पूर्ण प्रकटीकरण करके लिखना है। आपके पास मान लो बिल्डिंग है 50 लाख की, है ना, लिखो उसको। फर्नीचर है वो लिखो। यानी इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपके पास जो भी असेट्स हैं, जो भी लायबिलिटीज हैं, कंप्लीट लिखो आप। बिल्कुल असेट्स वाली असेट्स में लिखो और लायबिलिटीज वाली लायबिलिटीज के अंदर लिखो। इसके बावजूद भी कुछ आइटम्स ऐसी होती हैं जो ना तो असेट्स में आएंगी ना लायबिलिटीज में आएंगी। आपको को सर्वोपरि सी बातें होती हैं, वो होती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज। क्या बोलते हैं उनको हम? कंटिंजेंट लायबिलिटीज। कौन सी होती है कंटिंजेंट लायबिलिटीज? कंटिंजेंट लायबिलिटीज वो होती हैं जिनका हमें अभी तक पता नहीं है कि वो पे करनी पड़ भी सकती हैं और नहीं भी। कैसे? जैसे मान लो कोर्ट में कंपनी के खिलाफ एक केस चल रहा है, हमारी कंपनी है और कोर्ट में केस चल रहा है, उसके बाद हम वो केस जीत भी सकते हैं। अगर हम जीत गए तो हमें पैसे नहीं देने पड़ेंगे, अगर हम हार गए तो हमें पैसे देने पड़ेंगे। तो वो कौन सी लायबिलिटीज होती है? हमारी कंटिंजेंट लायबिलिटीज। तो कंटिंजेंट लायबिलिटीज को भी आपने अकाउंट में शो करना है। कहां शो करना है वो ध्यान से सुनना। बैलेंस शीट के नीचे शो करेंगे हम इसको। बैलेंस जो शीट है उसके नीचे फुटनोट्स के अंदर। फुटनोट्स का मतलब होता है कि अकाउंटिंग के अंदर तो नहीं आएंगे, हालांकि बैलेंस शीट जो बनाएंगे हम बॉक्स के नीचे जो आइटम्स होती हैं उसको बोलते हैं फुटनोट्स, यानी जो पैरों के नीचे आई है बैलेंस शीट के भी नीचे, वहां पर आएगा ये। इसी प्रकार एक चीज होती है आपकी, एक आइटम्स होती है आपकी इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट क्या होती है? इन्वेस्टमेंट होती है अगर आपने कहीं पर किसी शेयर मार्केट के अंदर या कहीं पर और गवर्नमेंट की सिक्योरिटीज के अंदर पैसा लगा रखा है, इन्वेस्टमेंट कर रखी है आपने। अब इन्वेस्टमेंट आप मार्केट वैल्यू पर दिखाओ या बुक वैल्यू पर दिखाओ, इन्वेस्टमेंट की आप तो दिखाओगे हमेशा बुक वैल्यू, लेकिन जो भी उसकी मार्केट वैल्यू होगी ना वो आपने कहां दिखानी है? फुटनोट्स में दिखानी है। मार्केट वैल्यू जो होगी इन्वेस्टमेंट की वो कहां दिखाएंगे हम? फुटनोट्स के अंदर, ताकि पढ़ने वाले को ये लगे, अकाउंट्स जो भी पढ़ रहा है आपको उसको ये लगे कि इस इंसान ने, इस फर्म ने, इस बिजनेसमैन ने कुछ भी हमसे छिपाया नहीं है। अकाउंट्स जो है आपके बिल्कुल क्या है? ट्रू एंड फेयर। ट्रू एंड फेयर अकाउंटिंग का एक ऐसा एलिमेंट होता है जिसके बेस पर आपके अकाउंट की एक क्वालिटेटिव एट्रीब्यूट माना जाता है इसको, जिसको हम बोलते हैं रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का मतलब होता है विश्वसनीयता। अगर आप अकाउंट अपने फुल डिस्क्लोजर के प्रिंसिपल से बना रहे हैं ना, तो इसका मतलब यहां पर यह है कि आपके अकाउंट पर विश्वास किया जा सकता है। आपके अकाउंट क्या है? बिल्कुल ट्रू एंड फेयर है। सेकंड आता है हमारे पास मटेरियलिटी। कन्वेंशंस के अंदर सेकंड मटेरियलिटी। मटेरियलिटी क्या होगा इसका? जस्ट उलट। फुल डिस्क्लोजर में इसने क्या कहा था? फुल डिस्क्लोजर में इसने बोला था कि आपको सभी चीजों का पूर्ण ब्यौरा देना है। मटेरियलिटी का प्रिंसिपल कहता है आपको, मटेरियलिटी का कन्वेंशन आपको ये कहता है कि आपको सिर्फ उन्हीं ही आइटम्स का लेखा जोखा करना है, उन्हीं ही आइटम्स को पूर्ण रूप से दिखाना है जो एक यूजर्स के लिए, यानी बैंक के लिए, इन्वेस्टर के लिए उपयोगी है, और बाकी सभी चीजों को आपको दिखाने की जरूरत नहीं है। जैसे हमारे पास फर्नीचर की आइटम्स हैं, कुछ सोफे हैं हमारे पास, कुछ चेयर्स हैं, कुछ टेबल्स हैं, तो आप उनको ऐसे नहीं लिखोगे कि 5 सोफास, 3 टेबल्स, 10 चेयर्स, ऐसे नहीं लिखोगे आप उनको। आप उनकी हेडिंग बना दोगे एक, और क्या बनेगी वो हेडिंग? फर्नीचर। इस प्रकार से। इसी प्रकार अगर आपके पास मान लो मशीनें भी हैं,
एक मशीन है आपकी छोटी, एक मशीन बड़ी है, तो आपने ये लिखना बैलेंस शीट के अंदर स्मॉल मशीन, बिग मशीन। आपने क्या लिखना है, एक हेडिंग बना देनी है और हेडिंग क्या बनेगी, वो मशीनरी। अगर आप ऐसा नहीं करोगे ना, मेटीरियलिटी का प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करोगे ना, तो आपको परेशानी क्या हो सकती है, आपके अकाउंट बन जाएंगे ओवरबर्डन। ओवरबर्डन का मतलब होता है आपके अकाउंटिंग के अंदर टेंशन हो जाएगी ज्यादा, आपको समझ में नहीं आएगा सर मशीनरी 3 है, किसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगाएं, हमें ये नहीं पता लग रहा, हमारे पास फर्नीचर के 10 आइटम्स हैं, हम किसको रिकॉर्ड करें। तो आपने ज्यादा, ये जो प्रिंसिपल बनाए गए हैं, कन्वेंशंस हैं, इनका काम ये है कि आपके अकाउंट को सरल कर देना है, सिंपल कर देना है, और अकाउंट जितना सिंपल होगा उतना ही अच्छे से समझ में आएगा आपको। तो मेटीरियलिटी का प्रिंसिपल ये कहता है कि ओनली दोज थिंग्स विल बी रिकॉर्डेड इन द वर्क्स व्हिच आर मटेरियल टू यूजर्स। मटेरियल का मतलब यहां पर है इंपॉर्टेंट। ऑल द इमैटेरियल थिंग्स, इमैटेरियल मतलब जो भी इंपॉर्टेंट नहीं है, दे शुड बी लेफ्ट आउट। उनको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। क्यों छोड़ देना चाहिए, क्योंकि अगर वो होंगी बुक्स के अंदर तो वो क्या हो जाएंगे, ओवरबर्डन हो जाएंगे। ये आपका था मेटीरियलिटी का प्रिंसिपल। और लास्ट आता है हमारे पास सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंटरव्यूज के अंदर पूछा जाता है। अगर आप कहीं पर 11th 12th करके या बीकॉम करके अगर आप कहीं पर जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, हालांकि टीचिंग के जॉब के लिए भी ट्राई कर रहे हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट ये माना जाता है हमारा प्रिंसिपल, कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, कंजर्वेटिज्म का सिंपल प्रिंसिपल ये कहता है बी प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, बुरे के लिए हमेशा तैयार रहो। ये जो प्रिंसिपल है ये आपका है नैरो माइंडेड, है ना। हम कहते हैं आजकल कि हमें क्या सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचना चाहिए, पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव। ये प्रिंसिपल आपको कहता है इसका उलट, नेगेटिव सोचो। क्यों नेगेटिव सोचने के, जैसे मान लो अगर हम नेगेटिव सोचकर चल रहे हैं ना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल में बता रहा हूं, तो हम नेगेटिव सोचकर चल रहे हैं, अगर हम नैरो माइंडेड से सोचकर चल रहे हैं, हमारे साथ कुछ अच्छा हो गया आगे, हमें अच्छा लगेगा। आप सोचकर चल रहे थे कि आपको सिर्फ 5,000 की सैलरी मिलेगी या 10,000 की सैलरी मिलेगी, अगर आप जब इंटरव्यू देने लगे तो आपका जो एम्प्लॉयर है उसने आपको ऑफर कर दिए 15,000, आपको अच्छा लगेगा। अगर आप पहले 15,000 सोचकर जाओगे, अगर आपको मिले 5, बुरा लगेगा। कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल ये कहता है आपको कि आपको लॉसेस के लिए, नुकसान के लिए हमेशा तैयार रहना है। इस प्रिंसिपल का देखो क्या रूल होता है, ये मैं लिख रहा हूं थोड़ा सा। ऑल एंटीसिपेटेड losses should be recorded in the books, यानी सभी जो फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं, एंटीसिपेटेड लॉसेस का मतलब फ्यूचर में होने वाले लॉसेस हैं, उनको तो आपने बुक्स में लिखना है। while anticipated gains is ignored, और जो इन फ्यूचर में होने वाले गेन्स है ना, आपने उनको क्या कर देना है, इग्नोर कर देना है। कैसे, देखो जैसे एक टर्म होती है, आपको मैंने बेसिक टर्म्स में बताया था, डेटर्स। डेटर्स है मान लो आपके 1 लाख के डेटर्स, वो जिनसे आपने पैसे लेने हैं। अब आप पहले सोचकर चलते हो कि आपके जितने भी डेटर्स हैं उसके अंदर 2% या 3% क्या हो जाएंगे, बैड हो जाएंगे, तो वो आपने डेटर्स में से क्या कर देना है, माइनस कर देना है। किस नाम से, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, 3,000, 1 लाख का 3%। आपने पहले सोच लिया। अब क्या होगा कि आपने पहले सोच लिया कि हमने सामान तो बेचा था 1 लाख का, लेकिन हमारे पास आएंगे 97,000। अगर 97 आए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमारे पास 1 लाख आ गए तो अच्छी बात है, बैड डेट्स रिकवर्ड हो जाएंगे वो। यानी हमने फ्यूचर के अंदर पहले सोच लिया कि हमारे पास 3,000 नहीं आएंगे। किसी भी कंडीशन में हम ये नहीं सोचेंगे कि हमारे पास डेटर्स 1 लाख के हैं कि हमें 1,03,000 आएंगे, क्योंकि वो एंटिसिपेटेड गेन्स है।
गेन से रिपोर्ट नहीं करना, आपने क्या रिपोर्ट करना है, एंटिसिपेटेड लॉसेस। इसी प्रकार स्टॉक होता है आपका, स्टॉक वो चीज जो भी आपका एट द एंड ऑफ द ईयर बचा है, क्लोजिंग स्टॉक। अब क्लोजिंग स्टॉक मान लो आपका है, आपने परचेज किया था वो 1 लाख का, अब उसकी वैल्यू है 80,000, हालांकि परचेज किया था 1 लाख का, अब उसकी वैल्यू कितनी है 80,000। हम अकाउंट्स के अंदर 80,000 लिखें या 1 लाख लिखें, आपके पास दोनों टर्म्स हैं, क्या लिखोगे आप लिखोगे 80,000। क्यों? इन दोनों में से जो क्या होगा, कम होगा, विच एवर इज लेस। ऐसा किस प्रिंसिपल के हिसाब से किया आपने, कंजर्वेटिज्म के प्रिंसिपल के हिसाब से। अगर ये प्रिंसिपल ना होता तो हम कुछ भी लिख सकते थे। आपको बताना है, जो भी आपसे इंटरव्यू ले रहा है या जो भी आपसे पूछ रहा है, आपने बताना है कि सर हम 80,000 बुक्स में रिपोर्ट करेंगे, और क्यों करेंगे, क्योंकि ये कंजर्वेटिज्म का प्रिंसिपल है, विच एवर इज लेस। तो ये थे आपके टॉपिक्स, अकाउंटिंग कन्वेंशंस एंड अकाउंटिंग कंसेप्ट। इसको अच्छी तरह पढ़ लेंगे, सुन लेंगे एक बार सुनने से तो समझ में ना आए तो आपने 2 बार सुन लेना है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसी के बेस पर ही आपके जो आगे हैं अकाउंट्स बनेंगे। अगर कोई और प्रॉब्लम हो तो आप क्वेरी सेशन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।